हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैप इन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें लास्ट एपिसोड में हम कहां पर थे, कौन से सवाल पर थे, उसके आंसर्स आपने कमेंट बॉक्स में दिए हैं और उसके आगे के सवाल क्या क्या हैं उनको भी हम देख लेते हैं। आइए जल्दी से आगे बढ़ें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा और टेलीग्राम पर मेरा पता है। आप चाहें तो मुझसे यहां जुड़ सकते हैं। देखिए, पिछली बार जो मैंने सवाल आपसे पूछा था वो क्या था, उसी से शुरू करते हैं। निम्नलिखित देशों में से एक में दुनिया का सबसे लंबा, और यहां एक कीवर्ड है, प्राकृतिक समुद्री तट है, जो इस देश के दक्षिणी भाग के अधिकतम भाग को कवर करता है। यह अपने लंबे, सुंदर और बालू से भरे प्राकृतिक समुद्र तट के लिए प्रसिद्ध है। यह प्राकृतिक आश्चर्य के रूप में, नेचुरल वंडर के रूप में भी नामांकित हो चुका है। कॉक्स बाजार से जुड़े इस समुद्री तट पर आप जितना अधिक चलेंगे उतना ही आप इस देश की अद्भुत तटीय भौगोलिक विशेषता की खोज कर पाएंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं, उसमें हिंट्स छिपे होते हैं, उन हिंट्स को आपको पहचानना होता है। जैसे अगर आप इससे पकड़ पा रहे हैं कि सबसे लंबा प्राकृतिक तट, तो भी समझ आ जाएगा। अगर इससे पकड़ पा रहे हैं प्राकृतिक आश्चर्य कीवर्ड से, लेकिन कॉक्स बाजार जो साफ साफ संकेत करता है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो इन तीनों में से किसी से भी अगर आप पकड़ में आता है आपको क्वेश्चन, उपर्युक्त विवरण किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, और ये बांग्लादेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बांग्लादेश में जो कॉक्स बाजार है ये है, ठीक है, और ये दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट है। प्राकृतिक समुद्री तट बिना कटे छटे करीब करीब 120 किलोमीटर लंबा ये तट है, ठीक। और ऐसे अगर बात करेंगे तो दुनिया में 5वां सबसे लंबा तट है। ध्यान रखिए, दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट है, लेकिन अगर ऐसे बात करें ओवरऑल तो दुनिया का 5वां सबसे लंबा तट है, ठीक। तो बात हो रही है बांग्लादेश के बारे में, और बांग्लादेश क्योंकि आजकल चर्चा में है इसलिए यह सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 11 अक्टूबर से बैच की शुरुआत हुई है, और 11 अक्टूबर से जिस बैच की शुरुआत हुई है, 3 तरह के बैचेस हैं आपके पास। आप चाहें तो किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। जैसे 2025 में जो लोग एडमिशन लेने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, वो एडमिशन लेंगे तो वो फास्ट ट्रैक बैच में एडमिशन लेंगे। इसका मतलब है कि इसमें आपकी पढ़ाई सिर्फ एक क्लास नहीं बल्कि सुबह शाम करते हुए पढ़ाई होगी। 2 क्लासेस आपकी चलेंगी ज़्यादातर समय। 2026 के लिए अगर आप T2I प्रतिज्ञा प्लस बैच में लेना चाहते हैं एडमिशन ले सकते हैं। 27 के लिए भी लॉन्ग टर्म बैच है, और 11 अक्टूबर से बैच की शुरुआत हुई है। की फीचर में आपको पता ही है कि 11,000 रुपये हर वीक में एक टेस्ट होता है और उसमें रैंक 1 को प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही जिन भी बच्चों का प्रीलिम्स में रिजल्ट आएगा उन्हें उनकी फीस वापस कर दी जाएगी। बाकी 1,000 प्लस घंटों की क्लासेस और बाकी सारे फीचर्स आपको पता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं इस बैच को परचेज करने के लिए। अमृत लाइव कोड यूज कर लीजिए, या फिर किसी भी अपने पसंदीदा फैकल्टी का कोड यूज कर लीजिए। अमृत लाइव के बीच में कोई गैप नहीं है, और इस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ें। इजराइल और हमास के बाद अब लेबनान में इजराइल का युद्ध चला। हिजबुल्लाह को इजराइल ने टारगेट किया, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा खबरों में है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है वहाँ पर, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ईरान समर्थित संगठन है हिजबुल्लाह। गाजा में इजरायली हमले के विरोध में इजराइल पर लगातार हमले कर रहा था। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के जवाबी हमले में इसका चीफ हसन नसरुल्लाह समेत अब तक 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और ये खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज हम बात करेंगे लेबनान के बारे में। इजराइल के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें की हैं पीछे के एपिसोड्स में। लेबनान की अगर बात करें तो ये है लेबनान, छोटा सा, ठीक है। बाउंड्री अगर देखेंगे तो 2 ही कंट्रीज से बाउंड्री साझा करती है, एक तो ये सीरिया, ठीक, और दूसरा इजराइल।
ये तो दो ही कंट्रीज हैं जो इससे बाउंड्री साझा करती हैं, इजराइल और ये इजराइल और इधर सीरिया। ठीक। दूसरी बात, आपको पता है जब आप इजराइल पढ़ते हैं तो लेवेंट कंट्री है ये। ठीक है, लेवेंट कंट्री का मतलब कि ये भूमध्य सागर, यहां भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर जो देश हैं, पूर्वी तट से सटे हुए जो देश हैं, ठीक है, पूर्वी तट पर जो देश हैं, ये लेवेंट कंट्री कहलाते हैं। और इस पर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तो अगर हम लेबनान की भी बात करें तो लेबनान की जो बाउंड्री साझा होती है सीरिया से और इजराइल से साझा होती है। यहां पर साइप्रस है तो आप कह सकते हैं कि समुद्री सीमा इसकी साझा होती है साइप्रस से। ठीक है, और ये भी लेवेंट कंट्री में है। अगर हम इसके पर्वतों की बात करेंगे तो आपको यहां दिखता है लेबनान माउंटेन्स, और यहां दिख रहे हैं एंटी लेबनान माउंटेन्स। ठीक, तो लेबनान माउंटेन्स ये है और ये है एंटी लेबनान माउंटेन्स, एंटी लेबनान माउंटेन्स, और ये है लेबनान माउंटेन्स। और इन दोनों के बीच में आप देखिएगा तो वैली है, इस वैली का नाम है बेका वैली, बेका वैली। बेका वैली लेबनान माउंटेन्स और एंटी लेबनान माउंटेन्स के बीच में है, पहली बात। दूसरी बात, ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया है, बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि है। लेबनान की पूरी कृषि की आधी से अधिक हिस्सेदारी बेका वैली की है। ठीक है, बेका वैली से ही एक इंपॉर्टेंट नदी निकलती है, ये नदी है ये लितानी, जो कि लेबनान की सबसे लंबी नदी है। क्या नाम है इसका? लितानी या लिटानी। ठीक है, LITANI। लितानी नदी यहां भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, ध्यान रखिएगा, टायरे के पास, टायरे के उत्तर में। ठीक है, तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? लेबनान माउंटेन्स और एंटी लेबनान माउंटेन्स, उसके बीच में बेका वैली और लितानी रिवर जो बेका वैली से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है टायरे के नॉर्थ में। साथ ही आप देखिएगा कि एंटी लेबनान जो माउंटेन्स है, एंटी लेबनान माउंटेन्स सीरिया और लेबनान के बीच बाउंड्री पर है। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान पर रखना है। एंटी लेबनान माउंटेन्स में ही माउंट हरमन है, पीक है। ठीक है, चोटी है। अब एक और चीज देखिए कि बेका वैली यहां पर है, इसके ठीक दक्षिण में आपको दिख रहा है सी ऑफ गैलिली और फिर डेड सी। ठीक है, बेका वैली, बेका घाटी, सी ऑफ गैलिली और मृत सागर। यहां है गल्फ ऑफ अक्काबा, अक्काबा की खाड़ी। तो दरअसल बेका वैली जो है ये ग्रेट रिफ्ट वैली का ही, ग्रेट रिफ्ट वैली का ही उत्तरी विस्तार है। ठीक, ग्रेट रिफ्ट वैली का ही ये उत्तरी विस्तार है। ठीक है, ये भी आपको बात याद रखनी है। अब देखिए लेवेंट, मैंने कहा ना कि यूपीएससी ने पूछा था सवाल, तो सवाल क्या पूछा गया था कि अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है?
पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीकी तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक फैला क्षेत्र, फारस की खाड़ी और अफ्रीका के स्ट्रिंग यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास का क्षेत्र, या फिर भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, क्योंकि मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, तो पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का जो क्षेत्र है वो लेवेंट है, और जो कंट्रीज भूमध्य सागर के पूर्वी तट से लगी हुई हैं वो लेवेंट कंट्रीज हैं। वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? देखिए, इजराइल हो गया यहां, ठीक है, ये पूरा, यहां फिलिस्तीन का एरिया भी है, गाजा, लेबनान, ठीक है, सीरिया, ये थोड़ा सा तुर्की का पार्ट, तुर्की है जिसको बोलते हैं, ये भी आएगा इसमें, ठीक, और साइप्रस भी आएगा। ये सब लेवेंट कंट्रीज हैं। चलिए, अब प्रश्न ये है जो हमारे डिस्कशन से प्रश्न बनता है, उसको देख लीजिए कि पश्चिम एशिया के संदर्भ में, या इसको मध्य पूर्व लिखना हो मध्य पूर्व लिखिए, पश्चिम एशिया लिखना हो पश्चिम एशिया लिखिए। पश्चिम एशिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग गर्म रेगिस्तानी जलवायु से युक्त है। जॉर्डन नदी जॉर्डन से निकलती है, किंतु इजराइल और लेबनान के मध्य राजनीतिक सीमा का निर्माण करती है। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। कह रहा है कितने कथन सही हैं, और ध्यान दीजिए ये पूछ रहा है कौन कौन से कथन सही है, नहीं कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई भी नहीं। तो देखिए कौन कौन से कथन सही हैं। ये आपको पता है ऑलरेडी कि इस क्षेत्र का अधिकांश भाग गर्म रेगिस्तानी जलवायु से युक्त है, तो ये तो बिल्कुल सही है। मृत सागर की पोजीशन क्या है? इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, तो मृत सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, यह है डेड सी, ठीक। और हमने अभी अभी देखा कि सबसे ऊपर हमने देखा बेका वैली, फिर सी ऑफ गैलिली, और फिर डेड सी, यही देखा हमने, और फिर अक्काबा की खाड़ी। तो डेड सी इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, यही स्टेटमेंट में भी कह रहा है कि इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, तो बिल्कुल ठीक है ये बात। तो दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। तीसरा चेक कर लेते हैं जॉर्डन नदी के बारे में। जॉर्डन रिवर जो निकलती है, ये निकलती है माउंट हर्मन के पास से, माउंट हर्मन। अभी अभी आपने देखा कि लेबनान में हमने क्या देखा, लेबनान यहां है, ठीक है, लेबनान में हमने क्या देखा, इधर है लेबनान माउंटेन, फिर बीच में है बेका वैली, बेका घाटी, और फिर है एंटी लेबनन माउंटेन। और एंटी लेबनन माउंटेन्स के दक्षिण में हमने देखा कि एक पीक है, चोटी है, माउंट हर्मन। इसी माउंट हर्मन की ढाल से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है जॉर्डन रिवर, ठीक है। अब देखिए लेबनान के माउंट हर्मन के पास से एक रिवर निकलती है, जिस रिवर का नाम है जॉर्डन रिवर। और ये जॉर्डन रिवर जाकर गिरती है मृत सागर में, यानी इसका माउथ किधर है? मृत सागर में, ठीक। तो प्रश्न में यह कह रहा है कि जॉर्डन नदी जॉर्डन से निकलती है, किंतु इजराइल और लेबनान के मध्य राजनीतिक सीमा का निर्माण करती है। और हमने क्या देखा, जॉर्डन नदी निकलती है माउंट हर्मन के पास से, और इजराइल और जॉर्डन के बीच में राजनीतिक सीमा से होकर बहती है, ठीक है। अब अगर आप इस प्रश्न को देखिएगा तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है और ये दोनों सही हैं, इसलिए दो कथन सही हैं, इसलिए केवल दो इसका सही उत्तर होगा, ठीक।
समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र बाइब्लोस, बाल्बेक और हर्मेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वोत्तम वर्णन है? यमन में यूके और यूएसए द्वारा हमले किए गए हौती विद्रोहियों के ठिकाने, इजराइल द्वारा हमले किए गए लेबनान के क्षेत्र, यूक्रेन द्वारा कब्जा किए गए रूस के क्षेत्र, इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में कब्जा किए गए फिलिस्तीनी क्षेत्र। और इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, 2024 में ही पूछ चुका है, इसलिए आपको सतर्क रहना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए अभी कौन कौन से क्षेत्र चल रहे हैं चर्चा में, जैसे इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया, तो कुछ शहरों के नाम जरूर अखबारों में आते होंगे, कुछ जगहों के नाम आते होंगे, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये कह रहा है बाइब्लोस, बाल्बेक और हर्मेल। बाल्बोस, बाल्बेक, हर्मेल, ठीक है, और यहां बेका मैंने आपको बताया लेबनान का, और बाल्बेक हर्मेल हो गया, और बाइब्लोस, ये सारे क्षेत्र जो हैं ये लेबनान के हैं, और लेबनान के वो क्षेत्र हैं जहां पर इजराइल ने जब अटैक किया तो ये क्षेत्र खबरों में आए। तो वैसे क्षेत्र जो खबरों में आए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिख देगा कि समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र और कारण, और दे देगा मिलने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इजराइल द्वारा किए गए लेबनान के क्षेत्र, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये वो सारे एरियाज हैं जो लेबनान पर जहां जहां अटैक हुए हैं, और हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया है इजराइल पर वो रेड डॉट से दिखाया गया है। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित शब्द शेबा फार्म्स निम्नलिखित में से किनके बीच विवादित क्षेत्र है? शेबा फार्म्स पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इजराइल और लेबनान, अजरबैजान और आर्मेनिया, मिस्र और सूडान, या फिर इजराइल और फिलिस्तीन। शेबा फार्म्स की पोजीशन क्या है देख लेते हैं। देखिए ये है गोलन हाइट्स का हिस्सा। ठीक है, अगर किसी बड़े मैप पर देख लें पहले तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां है सीरिया और ये है इजराइल। यहां पर जो एरिया है ये है गोलन हाइट्स का एरिया, और इस गोलन हाइट्स पर जो कि सीरिया का बेसिकली हुआ करता था, इस पर इजराइल का कब्जा है। इजराइल का कब्जा है। अब इजरायली कब्जे की वजह से यहां जो क्षेत्र है, ठीक है, गोलन हाइट्स के नॉर्थ में, इसको कहते हैं शेबा फार्म्स। और शेबा फार्म्स क्यों चर्चा में रहता है? क्योंकि है तो ये गोलन हाइट्स का सीरिया का, लेकिन चूंकि सीरिया के गोलन हाइट्स के क्षेत्र पर कब्जा किसका है? इजराइल का। तो अब ये लड़ाई किसके किसके बीच चल रही है? इजराइल और लेबनान के बीच चल रही है। शेबा फार्म्स को लेकर भी विवाद चलते रहता है। तो दरअसल ये शेबा फार्म्स देखिए यहीं पर है, ये गोलन हाइट्स का पूरा है, ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स, और इसी में ये नॉर्थ में है शेबा फार्म्स। तो इजराइल और लेबनान के बीच बेसिकली ये लड़ाई चल रही है। ठीक है, विवाद चल रहा है। तो इजराइल और लेबनान इसका सही उत्तर है। जहां पूरी दुनिया में वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर प्रयास हो रहे हैं, वहीं रोमानिया की गवर्नमेंट ने पार्क रेंजरों को 500 भालुओं को मारने की मंजूरी दी है, और यह हमने कवर किया था न्यूज़@9 में भी, अगर आपको ध्यान में होगा। पिछले 20 वर्षों से रोमानिया में भालुओं ने 26 लोगों की जान ली है और 274 को गंभीर रूप से घायल किया है। रोमानिया के पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक वहां 8000 से ज्यादा भालू हैं, जो रूस के बाद यूरोप में पूरे भालुओं की सबसे बड़ी आबादी है। तो आइए रोमानिया के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रोमानिया की अगर बात करें तो रोमानिया दक्षिण पूर्व यूरोप में है। यह है रोमानिया। ठीक है, कहां पर है इसकी पोजीशन? यूरोप में किधर? दक्षिण पूर्व में। तो दक्षिण पूर्व यूरोप का देश है। रोमानिया के बारे में जो सबसे खास बात याद रखनी है कि ये ब्लैक सी के किनारे है। ठीक है, काला सागर के तट पर है। पहली बात कि ब्लैक सी के तट पर है। कंट्रीज की अगर बात करेंगे तो कंट्रीज देख लीजिए कौन कौन से हैं। रोमानिया के ठीक दक्षिण में ये जो बड़ा हिस्सा दिख रहा है ये है बुल्गारिया। ठीक है, फिर यहां सर्बिया, ये है हंगरी,
दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, नहीं तो मैं एरो लेकर इसको बना देता हूं तो शायद ज़्यादा अच्छे से दिखे। ठीक है, ये रोमानिया है, यहाँ ब्लैक सी है, ये है बुल्गारिया, ये है सर्बिया। ठीक है, ये है हंगरी। फिर यहां आप देखेंगे कि एक बड़ा एरिया यहां से लेकर यहां तक और फिर छोटा सा यहां पर। ठीक है, किसी दूसरे कलर से कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला एरिया और ये एरिया और यहां पर हल्का, ये यूक्रेन है। ठीक है, तो यूक्रेन भी अपनी सीमा साझा करता है। और फिर बीच में एक जो कंट्री दिख रही है ये वाली, ये है मोल्डोवा। ठीक, तो रोमानिया की अगर बात करें, ये बड़े मैप पर आपने देख लिया है दक्षिण पूर्व यूरोप में। अब इसको थोड़ा छोटे मैप पर देखते हैं जूम करके। ये रोमानिया है पूरा। रोमानिया के ठीक दक्षिण में है बुल्गारिया, फिर सर्बिया, फिर हंगरी, फिर यूक्रेन, यहां से यहां तक और फिर यहां भी, और बीच में ये है मोल्डोवा। ध्यान रखना है कि रोमानिया ब्लैक सागर के, ब्लैक सी के तट पर है और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी रोमानिया से होकर गिरती है जिस नदी का नाम है डेन्यूब रिवर। ठीक है, तो डेन्यूब रिवर जो है वो ऐसे आकर गिरती। ठीक है, अगर माउंटेन्स की बात करेंगे तो कार्पेथियन माउंटेन्स, सदर्न कार्पेथियंस इसके महत्वपूर्ण माउंटेन्स हैं। कार्पेथियंस को कई बार आप देखेंगे इसको ट्रांसिल्वेनियन आल्प्स भी कहते हैं। यहीं पर ट्रांसिल्वेनियन प्लेटू है, तो कार्पेथियन माउंटेन्स, ट्रांसिल्वेनियन प्लेटू पठार और सदर्न कार्पेथियन माउंटेन्स, ये आपको याद रखना है। अगर रिवर की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर इसकी हम कहेंगे वो है डेन्यूब। यहां से देखिए ये एक रिवर आ रही है इधर से और सर्बिया में होते हुए बाउंड्री बनाते हुए रोमानिया के साथ, सर्बिया और रोमानिया के साथ बाउंड्री बनाते हुए ये इन करती है रोमानिया और बुल्गारिया के बाउंड्री से। ठीक है, इसके ठीक दक्षिण में ये रोमानिया है और इसके ठीक दक्षिण में बुल्गारिया है। रोमानिया और बुल्गारिया के ठीक दक्षिण से होते हुए, मतलब एक लंबी सीमा बनाते हुए, उसकी राजनीतिक सीमा से होकर बहती है। और फिर ये डेन्यूब रिवर है जो इन करती है यहां से। ठीक है, और यहां पर है मोल्डोवा, तो मोल्डोवा से थोड़ा सा एकदम टच करती है बाउंड्री पर और फिर हल्का यूक्रेन और रोमानिया के बीच बाउंड्री से बहती हुई ये फिर जाकर गिरती है ब्लैक सागर में, ब्लैक सी में। तो ध्यान रखना है कि डेन्यूब रिवर, इसका सबसे ज़्यादा इसकी बेसिन का जो हिस्सा है वो रोमानिया में ही है, 30% है, और सबसे कम हिस्सा है मोल्डोवा में 1.5%, जबकि रोमानिया और में इसमें 30% के आसपास इसकी बेसिन का हिस्सा पड़ता है और ये नदी जाकर गिरती है ब्लैक सागर में। अगर इसको एक और मैप पर देखें तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से ये नदी निकलती है। देखिए ये जो एरिया है ये है ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट की पहाड़ियों से निकलती है। जर्मनी से निकलकर ये इन करती है ऑस्ट्रिया में। ठीक है, यहां तक तो जर्मनी में ही बही, फिर ऑस्ट्रिया है, ये फ्लो किधर है, इस तरफ है। ऑस्ट्रिया को क्रॉस करते हुए, पूरा काटते हुए एक तरीके से नॉर्थ में, फिर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत सारे बॉर्डर्स बनाती है। तो देखिए यहां स्लोवाकिया है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, ये जो है वो स्लोवाकिया है।
ठीक है, और यहां पर हंगरी है। तो स्लोवाकिया और हंगरी के बीच में बॉर्डर बनाती है ये। कौन सा कलर लें कि ज्यादा अच्छा दिखे? ब्लू लेके देखते हैं। स्लोवाकिया, ये स्लोवाकिया है और ये हंगरी है। स्लोवाकिया और हंगरी के बीच बॉर्डर बनाई। तो पहले डेन्यूब निकली है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से, जर्मनी होते हुए फिर ऑस्ट्रिया इन कर रही है, ऑस्ट्रिया के बाद फिर बॉर्डर बना रही है स्लोवाकिया और हंगरी के बीच में, और हंगरी से सीधे केक जैसे स्लाइस किया जाता है, केक की तरह इसको काटते हुए हंगरी को बीचों बीच, यानी हंगरी से ये फिर साउथवर्ड मूव करती है और फिर यहां फिर एक बॉर्डर बनाती है। ये बॉर्डर किसका है? ये बॉर्डर इस कंट्री का है जो है क्रोएशिया। ठीक है, ये कंट्री कौन सी है? क्रोएशिया। तो इधर क्रोएशिया हो गया, ठीक, और इधर सर्बिया है। तो क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में बाउंड्री बनाती है, फिर सर्बिया में इन करती है। सर्बिया में इन करने के बाद जैसा कि हमने अभी अभी देखा था कि थोड़ा सा सर्बिया और रोमानिया के बीच, और फिर रोमानिया और बुल्गारिया के बीच, रोमानिया और बुल्गारिया और सर्बिया और रोमानिया के बीच में बॉर्डर बनाते हुए ये हल्का टच करती है मोल्डोवा से, और फिर यूक्रेन और रोमानिया के बीच बॉर्डर बनाते हुए ये जाकर गिरती है ब्लैक सी में। डेन्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। यूरोप में वोल्गा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक, तो समझ गए आप इसको? एक बार और हल्का सा रिवाइज कर लीजिए डेन्यूब रिवर को। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकली, ऑस्ट्रिया में इनकी, ऑस्ट्रिया के बाद स्लोवाकिया और हंगरी के बीच बॉर्डर बनाते हुए, हंगरी को बीच से काटते हुए आई, क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में बाउंड्री बनाते हुए, फिर सर्बिया को इसने काटा, सर्बिया के बाद सर्बिया और रोमानिया का बाउंड्री बनाते हुए, रोमानिया और सर्बिया, फिर रोमानिया और बुल्गारिया के बीच बाउंड्री बनाते हुए, फिर ये मोल्डोवा से बहुत हल्का सा टच करेगी तो बॉर्डर उससे भी बनेगा, फिर यूक्रेन से भी हल्का टच करेगी, और फिर जाकर ब्लैक सी में रोमानिया से होते हुए गिर जाएगी। ठीक है, ये डेन्यूब रिवर है। तो डेन्यूब रिवर के प्रवाह तंत्र में, क्योंकि बहुत लंबी नदी है, तो डेन्यूब रिवर के प्रवाह तंत्र में और भी कुछ नदियां हैं, जैसे साइरेट रिवर, ठीक है, ये सब लेबनान की नदियां हैं, प्रुत रिवर, ये सब जाकर डेन्यूब में ही मिल जाती हैं। ठीक है, सवाल देखें, क्या है सवाल? एक तरफ दिया गया है देश, दूसरी तरफ समाचार में रहने के कारण। देश है बोत्सवाना एक तरफ, हाथियों की बड़ी संख्या को यूरोप में छोड़ने की धमकी, इसको भी हमने न्यूज एट 9 में कवर किया था। लेबनान ईरान के साथ युद्ध, मोल्डोवा यूरोपियन यूनियन से अपनी सदस्यता समाप्त करना, बांग्लादेश हिंसक आंदोलन के बाद तख्ता पलट। कितने सही सुमेलित हैं? ये क्वेश्चंस हैं जो आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। अगर आप करंट अफेयर्स में ठीक ठाक होल्ड रखते हैं, पढ़ते हैं, तो जरूर ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे अगर हम बोत्सवाना की बात करें तो देखिए 3 अप्रैल 2024 की ये न्यूज है बीबीसी की। बोत्सवाना थ्रेटन टू सेंड 20,000 एलिफेंट्स टू जर्मनी। बोत्सवाना इसके पहले मोजाम्बिक को भी भेज चुका है हाथी। क्यों ऐसा कर रहा है बोत्सवाना? क्योंकि बोत्सवाना में दुनिया की आबादी का लगभग 1/3 हाथी बोत्सवाना में, और इनकी संख्या करीब करीब 1,30,000 के आसपास है। तो सवाल है कि भाई इतनी बड़ी संख्या में अगर हाथी है बोत्सवाना में तो भेजना क्यों चाहता है? क्योंकि वहां तबाही मचा जाते हैं ये हाथी, फसल बर्बाद करते हैं, आम जनों को नुकसान पहुंचाते हैं, रेसिडेंशियल एरियाज में घुस जाते हैं। तो इस वजह से बोत्सवाना इनको या तो गिफ्ट कर देता है या फिर डरा रहा है। जैसे जर्मनी को इसने डराया है और बाकी कई कंट्रीज को गिफ्ट भी देता है। मोजाम्बिक को भी इसने ऑफर किया था।
ठीक है, गिफ्ट करने के लिए। ठीक है, अंगोला को इसने भेजा था 8,000 के करीब हाथी। तो ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बोत्सवाना हाथियों की आबादी को लेकर संख्या को यूरोप में छोड़ने की धमकी, ये सही है। लेबनान ईरान के साथ युद्ध, आपको अच्छे से पता है कि लेबनान का युद्ध ईरान के साथ नहीं है बल्कि इजराइल के साथ चल रहा है, तो ये गलत है। मोल्डोवा यूरोपियन यूनियन से अपनी सदस्यता समाप्त करना, अगर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा हो तो मोल्डोवा भरपूर कोशिश में है कि वो ईयू का मेंबर बन जाए, ईयू का मेंबर बनना चाहता है, और ईयू ने इसे 2022 में उम्मीदवार सदस्य के तौर पर रखा है अभी। ठीक है, भरपूर उम्मीद है कि ये 2030 तक ईयू का मेंबर बनेगा, ईयू का मेंबर बनेगा, बन सकता है। तो करंट अफेयर से ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। बांग्लादेश की अगर बात करें तो हिंसक आंदोलन के बाद तख्ता पलट गया, आपको अच्छे से पता है कि सही है। तो कितने सही सुमेलित हुए? केवल 2। ठीक है, चलिए इसी तरह का यूपीएससी ने जो सवाल पूछा है इसको देख लीजिए, संभवतः 2024 में ही पूछा है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो अभी हमने सवाल डील किया ठीक वैसा ही सवाल 2024 का। अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट, यह बात बिल्कुल सही है, आपने न्यूज में जरूर पढ़ा होगा, हमने न्यूज एट 9 में भी इसको कवर किया था। सूडान देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध, इसको तो मैंने मैप इन न्यूज में भी कई बार कवर किया है और न्यूज में भी कई बार कवर किया है। तुर्की नाटो की अपनी सदस्यता को निरस्त करना, यह गलत है। ठीक है, तो तुर्की नाटो का अभी भी सदस्य है, निरस्त नहीं किया है। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो इसका भी जवाब है केवल 2। चलिए, बीते दिनों कैरेबियन सागर में चक्रवाती तूफान आया था बेरिल, जिस पर हमने न्यूज में भी इसको न्यूज एट 9 में कवर किया था। इसने भयावह रूप धारण कर लिया, कैरेबियन में दूसरे भीषण तूफान की श्रेणी में इसको रखा गया। इसकी वजह से बारबाडोस में भारतीय क्रिकेट टीम फंस गई थी। तो बारबाडोस आपको पता होना चाहिए कि कहां पर है, कैरेबियन द्वीप समूह में। बारबाडोस के अलावा अन्य कैरेबियाई द्वीप जैसे ग्रेनेडा, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडाइन द्वीप समूह में भी तूफान की चेतावनी जारी की गई। ठीक है, तो हमें देखना है कैरेबियन सागर। पहले तो ये जो ब्लू में आपको मार्क दिख रहा है ये पूरा कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर किस महासागर का हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का है, उत्तरी अटलांटिक का, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का। ठीक है, ये पूरा जो है ये नॉर्थ अटलांटिक है और ये पूरा कैरेबियन सागर है। यहां पर है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक, ये हो गया गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये जो आपको दिख रहा है ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। ठीक है, तो इसकी एक मोटे तौर पर आपको समझ होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं थोड़ा जूम करके क्या क्या चीजें। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि भाई ये कैरेबियन सागर है पूरा। किसका पार्ट है कैरेबियन सागर? अटलांटिक ओशन का। ठीक है, यहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी के बीच में युकाटान चैनल है, युकाटान चैनल। क्यों युकाटान कहते हैं? क्योंकि ये जो पेनिनसुला है ये है युकाटान प्रायद्वीप, और यहां मैंने कहा एक और प्रायद्वीप है जिसका नाम क्या है? फ्लोरिडा प्रायद्वीप। इसीलिए गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन के बीच में यहां पर
फ्लोरिडा स्ट्रेट है, फ्लोरिडा जल संधि या स्ट्रेट। बात समझ में आई? कैरेबियन सागर से गल्फ ऑफ मैक्सिको जाना हो तो युकाटान चैनल पार करेंगे, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको से अटलांटिक ओशन जाना हो तो फ्लोरिडा स्ट्रेट पार कर जाएंगे, ठीक है। अब ये जो पैसेज आप देख रहे हैं यहां पर दो और पैसेज हैं। एक तो है विंडवर्ड पैसेज, ये वाला, और यहां पर है मोना पैसेज। मतलब कैरेबियन सागर से अगर अटलांटिक ओशन में जाना हो तो विंडवर्ड और मोना का इस्तेमाल कर लेंगे। कैरेबियन सागर से अगर गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाना हो तो युकाटान का इस्तेमाल कर लेंगे, युकाटान चैनल का, ठीक है। मैक्सिको से अगर जाना हो अटलांटिक ओशन में गल्फ ऑफ मैक्सिको से तो फ्लोरिडा स्ट्रेट का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक, ये याद रखिए। और अगर कैरेबियन सागर से हमें जाना हो प्रशांत महासागर में तो किसका इस्तेमाल करेंगे? तब इस्तेमाल करेंगे, यहां पर है पनामा कनाल, पनामा नहर। तो अगर कैरेबियन सागर से निकल के जाना हो हमें पैसिफिक ओशन में तो प्रशांत महासागर में, तो इधर प्रशांत है, तो हम पनामा नहर के थ्रू जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई पूरी। कैरेबियन से जाना है गल्फ ऑफ मैक्सिको, युकाटान। गल्फ ऑफ मैक्सिको से जाना है अटलांटिक में तो फिर फ्लोरिडा स्ट्रेट। कैरेबियन से जाना है सीधे अटलांटिक में तो फिर विंडवर्ड, ठीक है, या फिर मोना, और पनामा नहर के थ्रू प्रशांत महासागर। अब आ जाइए, ठीक है। यही सारी चीजें आपको यहां दिख जाएंगी, जैसे विंडवर्ड पैसेज है, मोना पैसेज है, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है, यहाँ यूएसए का फ्लोरिडा, और बीच में स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। युकाटान इधर पेनिनसुला है और युकाटान चैनल है, और इसके बीच में क्यूबा है, ठीक ठीक। अगर ये पूरे कैरेबियन द्वीप समूह हैं, ध्यान रखिए, कैरेबियन द्वीप समूह में बहुत सारे द्वीप हैं। अगर दो हिस्सों में, इसको तीन हिस्सों में बांटेंगे तो तीन हिस्सों में कौन कौन से हैं? एक तो ग्रेटर एंटिलीज, पहला हिस्सा, दूसरा लेसर एंटिलीज, ठीक है, और तीसरा बहामास, ठीक है। तो तीन हिस्सों में कैरेबियन को पूरे अगर बांटे, ग्रेटर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज और द बहामास, बहामा द्वीप समूह, ठीक है। तो क्यूबा जो दिख रहा है किसका पार्ट है? ग्रेटर एंटिलीज का पार्ट है, और बहुत सारे छोटे 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 यहां पर आपको मिलेंगे द्वीप। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं कैरेबियन सी से। तो पहला देखना होगा हमें उत्तर अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में क्या क्या लगता है, मध्य अमेरिका में क्या क्या लगता है, इस तरह से अगर बांट लेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। देखिए मैक्सिको, फिर बेलीज, कॉन्टिनेंट वाइज देख लेते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। मैक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला, यहां ग्वाटेमाला है, दिख रहा है आपको, यह है ग्वाटेमाला, यह है मैक्सिको, ठीक है, यह है बेलीज, फिर है होंडुरास, फिर है निकारागुआ, ठीक है। यहां पर है कोस्टारिका, और ये है पनामा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अगर हम कहें कैरेबियन सी की तरफ तो सिर्फ एक कंट्री है बेलीज, जो प्रशांत महासागर से नहीं लगती, सिर्फ और सिर्फ कैरेबियन सागर से लगती है, ठीक। और अगर हम प्रशांत महासागर की तरफ देखें इस पूरे एरिया को, तो फिर
सिर्फ एक कंट्री है, सल्वाडोर, ये, ठीक है, एल सल्वाडोर, ये सिर्फ प्रशांत महासागर से लगती है और अटलांटिक से नहीं लगती। बाकी सारे कंट्रीज को देखिएगा तो दोनों तरफ से इनकी बॉर्डर है इनके। जैसे मैक्सिको को देख लीजिए, मैक्सिको कैरेबियन से भी है और इधर प्रशांत महासागर से भी लगा हुआ है। बेलीज एक है कि जो केवल कैरेबियन की तरफ है। बाकी देखिए ग्वाटेमाला की बात करें, ये भी इधर प्रशांत से और यहां छोटे से हिस्से से कैरेबियन से भी लगा हुआ है। होंडुरास दोनों तरफ से, निकारागुआ कैरेबियन और प्रशांत, कोस्टारिका कैरेबियन और प्रशांत, पनामा कैरेबियन और प्रशांत। तो बेलीज है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो इस ट्रिक से भी सॉल्व हो सकता है। बेलीज है जो सिर्फ कैरेबियन से लगा हुआ है और इधर एल सल्वाडोर है जो सिर्फ प्रशांत महासागर से लगा हुआ है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो कोलंबिया और वेनेजुएला दो कंट्रीज हैं जो कैरेबियन सागर से लगी हुई हैं। और फिर कैरेबियन जो मैंने बताया, ग्रेटर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज और बहामास, कैरेबियन जो पूरे द्वीप समूह हैं इनको जब देखेंगे तो क्यूबा हो गया, ये सब स्वतंत्र देश हैं। जमैका है, हैती है, ये सब ग्रेटर एंटिलीज के पार्ट हैं। फिर बहामास जो तीसरा हिस्सा है, डोमिनियन रिपब्लिक और हैती दो कंट्रीज हैं इस पर, ठीक है। प्यूटोरिका, इस तरह से बहुत सारे आपको मिलेंगे। फिर बारबाडोस, जिसके चलते हम ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो यहां पर लेसर एंटिलीज में, ठीक। चलिए यही है, ये तीन हिस्सों में अगर बात करें, ये ग्रेटर एंटिलीज है, ये फिर लेसर है और फिर लुकायान भी बोलते हैं बहामास को, बहामा या फिर लुकायान। सवाल पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैक्सिको की खाड़ी सरगैसो सागर के उत्तर में है, बारबाडोस कैरेबियन सागर के पूर्व में है, कैरेबियन सागर मैक्सिको खाड़ी के उत्तर में है, युकाटान चैनल कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है। देखिए इस तरह का जब सवाल आ जाए तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ पढ़ के और क्रॉस चेक करना पड़ता है, क्योंकि किसके कौन उत्तर में है कौन दक्षिण में है ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं। मैक्सिको की खाड़ी सरगैसो सागर के उत्तर में है। सरगैसो सागर कहाँ पर है? सबसे पहली बात, ये सारा ही जो हमने देखा कि अगर कैरेबियन सागर से हमें जाना हो मोना पास के थ्रू अटलांटिक में, तो अटलांटिक में बेसिकली हम सरगैसो सी में ही जाएंगे, ठीक है। और विंडवर्ड पैसेज से जाना हो तो भी हम सरगैसो सी में जाएंगे। ये पूरा एरिया सरगैसो सी ही है, ठीक है। पूछ रहा है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको के उत्तर में सरगैसो सी है, लेकिन हम देख रहे हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको के पूर्व में सरगैसो सी है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा है बारबाडोस कैरेबियन सागर के पूर्व में है, तो बारबाडोस मान लीजिए हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें पता है लेसर एंटिलीज का पार्ट है, हमने पढ़ा है, तो बारबाडोस यहां पर है। और क्या कह रहा है? कैरेबियन सागर के पूर्व में है, तो कैरेबियन सागर के पूर्व में है, ये बात बिल्कुल सही। जरूरी नहीं कि हर चीज हम देखें अपने मैप पर, एक पॉइंट लगाकर उसमें नोट भी कर सकते हैं, सब चीज तो मिलेगा नहीं ना, तो ये बात सही है। कैरेबियन सागर मैक्सिको की खाड़ी के उत्तर में है, कैरेबियन सागर मैक्सिको की खाड़ी के उत्तर में है, गलत है, उत्तर में नहीं है बल्कि दक्षिण पूर्व में है, तो फिर ये भी गलत हो। युकाटान चैनल कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है, सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि कैरेबियन सागर ये है युकाटान, ठीक है, और ये है क्यूबा। युकाटान पेनिनसुला और के सामने क्या है? युकाटान चैनल। युकाटान चैनल से आप कैरेबियन सागर से जा सकते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो यही तो कह रहा है, युकाटान चैनल कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है, तो ये सही है, तो केवल 2 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है।
भारत के प्रस्ताव पर हिंद महासागर में स्थित पानी के नीचे की 3 भौगोलिक संरचनाओं को नया नाम मिला है। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन IHO और यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग ने इन नामों को मान्यता दी है। IOC और IHO के अंतर्गत संचालित महासागरों के जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट द्वारा विश्व भर में महासागरीय आंकड़ों का रखरखाव और प्रबंधन किया जाता है। ये खबर आई है, इससे रिलेटेड मैं सवाल आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा टफ है, देख लीजिएगा, अगर बन पाए तो, नहीं तो अगले एपिसोड में मैं इसको डिस्कस करूंगा। एक तरफ है संरचना का नाम, दूसरी तरफ है संरचना का प्रकार और तीसरी तरफ है क्षेत्र। रमन संरचना का प्रकार है रिज, उत्तर पूर्व हिंद महासागर। पणिक्कर सी माउंट, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर। सागर कन्या रिज, दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर। या फिर वाडिया ग्योट, उत्तर पश्चिम हिंद महासागर। कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। ठीक है, तो आज मैप इन न्यूज़ में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपसे। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।